हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं सलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझेंगे सूर्य के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट, और उसके बारे में हम लोग उसके बाद में प्रवेश करेंगे हम लोग अपने सौर मंडल में। तो सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और समझते हैं। कल हमने बता दिया था सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारा के बारे में। हमने न्यूट्रॉन तारा के बारे में आपको बताया था, एक ऐसा तारा है जो इसका आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि बराबर जो है संकुचित होता रहता है। क्या होता है? संकुचित होता रहता है मतलब, और एक बार बिल्कुल दाने के समान हो जाता है। जहाँ पर प्रकाश गिरता है, प्रकाश भी वापस नहीं लौट सकता, ऐसी क्रिया होती है। तो अब हम बात करेंगे सौर मंडल उसके सौर मंडल होता है कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट फैक्ट, कुछ और फैक्ट देखते हैं। तो पहला फैक्ट आपका ये होगा, जो हम सूर्य का जो भाग हमें दिखाई पड़ता है, जो भाग हमें सूर्य का दिखाई पड़ता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? तो उस भाग को, यानी जो सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है, उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं भैया? सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ता है, उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं भैया? फोटोस्फीयर कहते हैं। यानी जो भाग हम लोगों के सामने रहता है फोटोस्फीयर, यानी जो भी सूर्य का जो भी भाग हमारे सामने रहता है उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। अच्छा, अब बात करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है फोटोस्फीयर में कभी कभी कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती हैं, और वो सूर्य के आकर्षण बल को पार करके हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। यानी ओजोन परत को भी पार कर देती हैं और पृथ्वी पर आ जाती है। और कहाँ पर आती है? वो ध्रुवों पर। जैसे ध्रुवों पर पहुंचती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर, तो फुलझड़ी के समान एकदम प्रकाश करती हैं। जैसे फुलझड़ी देखिए, फुलझड़ी जैसे प्रकाश करती है उसी की भांति ये भी प्रकाश करती हैं। जैसे फुलझड़ी का प्रकाश करती है उसी प्रकार ये भी जो है प्रकाश करती है। तो जब ये प्रकाश करती हैं उत्तरी ध्रुवों पर, यानी ध्रुवों पर ही प्रकाश करती है, जो है दोनों किरणें जो आती हैं तो ध्रुवों पर ही अधिकतर प्रकाश फुलझड़ी के समान आती हैं। तो जब ये उत्तरी ध्रुव पर वही विद्युत चुम्बकीय तरंगे पहुंचती हैं। अच्छा, फुलझड़ी उत्पन्न क्यों करती हैं ये भी समझ लीजिएगा। बात ये है, जब ये हमारे वायुमंडल से रगड़ती हैं, वायुमंडल से घर्षण करती हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो भैया इसमें फुलझड़ी के समान चिंगारियां जैसे उत्पन्न होती है। जैसे आपने फुलझड़ी देखी होगी, फुलझड़ी जलाते तो उसमें जो है चारों तरफ स्टार स्टार जैसे दिखाई पड़ने लगते हैं चिंगारियां। उसी प्रकार जब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे आती है और हमारे आग जो है क्या नाम है वायुमंडल से घर्षण करती हैं, जब ये वायुमंडल से घर्षण करती है तो उस स्थिति में जो है फुलझड़ी जैसी बन जाती है। और उन फुलझड़ियों को हम कहते हैं अरोरा लाइट। क्या कहते हैं भैया? फुलझड़ियों को हम कहते हैं अरोरा लाइट। लिख लीजिएगा भैया, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगे, कुछ हानिकारक विकिरण कह सकते हैं, कुछ विद्युत या कुछ चुम्बकीय विकिरण, ये कहो सीधे सीधे, कुछ चुंबकीय विकिरण सूर्य के आकर्षण बल को, सूर्य की आकर्षण क्षमता को, आकर्षण क्षमता को पार करके, आकर्षण क्षमता को पार करके कुछ चुंबकीय विकिरण सूर्य की आकर्षण क्षमता को पार करके पृथ्वी यानी वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, में प्रवेश कर जाते हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी और
दक्षिणी ध्रुवों पर फुलझड़ी की तरह वह विकिरण चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपसे ये नहीं पूछ, इतना बड़ा जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इससे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे ये पूछा ये जाएगा कि भैया अरोरा लाइट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा अरोरा लाइट है या जो है ऐसा विकिरण जो सूर्य की आकर्षण क्षमता को पार करके हम पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। तो अब आपको बताना है वह कौन सी लाइट है, तो इसमें कहेगा जो है अरोरा लाइट, जो मतलब फुलझड़ी के समान, ये भी लिखा होगा फुलझड़ी के समान जलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो सनलाइट लिखा होगा, मून लाइट लिखा होगा, स्टार लाइट लिखा होगा, अरोरा लाइट लिखा होगा। तो आपको उसमें जो है टिक करना, जो आपका सही है तो आपको अरोरा लाइट टिक करना है। अब ये इसे कहते हैं अरोरा लाइट, चमकता हुआ दिखाई पड़ता है जिसे अरोरा लाइट कहते हैं, जिसे अरोरा लाइट कहते हैं। लिख लीजिए भैया, अरोरा लाइट कहते हैं, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन एक और आएगा, क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, अरोरा लाइट जब उत्तरी ध्रुव पर जलती हुई फुलझड़ी के समान दिखाई पड़ती है, यानी जब अरोरा लाइट उत्तरी ध्रुव पर दिखाई पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, तो अरोरा लाइट जब उत्तरी ध्रुव पर आती है तो अरोरा बोरियालिस कहते हैं। अरोरा बोरियालिस क्या कहते हैं भैया, अरोरा बोरियालिस। उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर अरोरा लाइट को, अरोरा लाइट को हम लोग कहते हैं क्या भैया, इसी को कहते हैं अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अरोरा बोरियालिस। और जब यही अरोरा लाइट हमें दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई पड़ती है तो कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। जब ये दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई पड़ती है, दक्षिणी, यही अरोरा लाइट, तब इसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या कहते हैं भैया, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और आपको बता दें, जो ये कभी कभी ऐसा जो जाता है जहां से विकिरण निकलता है, जहां से चुंबकीय विकिरण निकलता है वहां पर सूर्य काला पड़ जाता है, धब्बा जैसा आ जाता है। जहां से कौन सा निकलता है भैया, अरोरा लाइट निकलता है। जहां से अरोरा लाइट निकलती है, चुंबकीय विकिरण निकलता है, वहीं पर क्या होता है, जो काला धब्बा सा बन जाता है। क्या बन जाता है, काला धब्बा सा बन जाता है, और जिसे हम कहते हैं सौर कलंक, यानी सूर्य का कलंक। क्या कहते हैं भैया, सूर्य का कलंक। तो लिखिएगा क्वेश्चन में, जहां से अरोरा लाइट निकलती है, जहां से सूर्य के जिस स्थान से अरोरा लाइट निकलती है, जिस बिंदु से अरोरा लाइट निकलती है, उस बिंदु को हम सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सौर कलंक। लिख लीजिएगा, जिस बिंदु से अरोरा लाइट निकलती है, अरोरा लाइट निकलती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं सौर कलंक। क्या कहते हैं भैया, सौर कलंक। आपको ध्यान रखना है, सौर कलंक कहते हैं।
थोड़ा कुछ चीज़ आपको हमने शॉर्ट में लिख दिया है। जहाँ से अरोरा लाइट निकलती है सूर्य में उस जगह पर धब्बा सा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सौर कलंक। और आपको बता दें, यह जो सौर कलंक है, सौर कलंक, इसकी अवधि होती है 11 वर्ष। ये 11 वर्षवादी होता है। जब ये होता है, एक और खासियत सुन लीजिए, जब ये अरोरा लाइट आती है तो 11 वर्ष के पश्चात आती है, और 11 वर्ष के पश्चात इसे सौर ज्वाला भी कहा जाता है। इसे हम लोग सौर ज्वाला भी कहते हैं। ऐसा लिख लेना, अरोरा लाइट को ही सौर ज्वाला कहते हैं। कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में, अरोरा लाइट को ही हम सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। जब यही सौर ज्वाला प्रत्येक 11 वर्ष के पश्चात पृथ्वी पर आती है, यानी जब 11 वर्ष के पश्चात पृथ्वी पर आती है, तो एक बात बताएं, संचार व्यवस्था यानी बेतार व्यवस्था को क्या करती है? ध्वस्त कर देती है, बिल्कुल ध्वस्त कर देती है। मतलब तहस नहस कहें तो एकदम कर देती है। तो लिखिएगा इसमें सौर ज्वाला, सौर ज्वाला 11 वर्ष के पश्चात, 11 वर्ष के पश्चात पृथ्वी पर आती है, या 11 वर्ष, सौर ज्वाला की अवधि लिख लो, सौर ज्वाला की अवधि 11 वर्ष होती है। सौर ज्वाला की अवधि 11 वर्ष होती है। सौर ज्वाला की अवधि कितनी होती है भैया? 11 वर्ष होती है। और इसमें एक पॉइंट लिखना, जब सौर ज्वाला पृथ्वी पर आती है, जब सौर ज्वाला पृथ्वी पर आती है तो बेतार व्यवस्था को, बेतार कहें तो संचार व्यवस्था को, संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। इसीलिए कभी कभी ये होता है, सभी फोनों में आपातकालीन लिख करके आ जाता है, सभी फोनों में। वो कुछ क्षण के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सैटेलाइट हैं ध्वस्त हो जाती है कुछ समय के लिए, कभी कभी होता है, मतलब 11 वर्ष के पश्चात होता है तो ध्वस्त हो जाता है। तो जो है सैटेलाइट लगे हैं उनके द्वारा मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है, तो मैनेज कर लिया जाता है। ठीक है यार, अभी तक एक बार ऐसी स्थिति आई थी, बताया जाता है 1900 शायद 98 या 99 आई थी, तब जो है फ़ोन बहुत ज़्यादा कम, मतलब जो है ज़्यादा नहीं चलते, बहुत कम चलते थे लगभग में। उसके बाद आई है फिर बीच में, तो उस पर जो हमें ध्यान नहीं है किस सन में आई होगी, परंतु उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना जो है, जितना 1999 में पड़ा था। क्योंकि 1999 में हमारी विज्ञान इतनी नहीं विकसित थी, जितना हम लोग आज विकसित हो चुके हैं उतने विकसित नहीं थे। अब आपको और बता दें, और अब हम चलते हैं सूर्य ग्रहण। तो जानते होंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग शुरुआत से ही जानते हैं, कक्षा जो है 4 से आप लोगों पढ़े हैं, ये मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। थोड़ी यदि मान लेते हैं, आप जिसको चाहिए सूर्य ग्रहण तो वो नीचे कमेंट कर दे, बता दे। मैं सूर्य ग्रहण पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ज्वार भाटा, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। यदि आपको चाहिए है तो लिंक में, वो कमेंट में यानी इनबॉक्स में कमेंट करें भैया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा थोड़ी और पॉइंट लिख लेते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं भैया? कोरोना। जो सूर्य ग्रहण के समय जो भाग सूर्य का दिखाई पड़ता है उसे हम कहते हैं कोरोना। लिख लीजिएगा, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई पड़ता है, लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है उसे कोरोना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? कोरोना। अरे भाई ये कोरोना नहीं है जो चल रहा था, ये कोरोना कहते हैं।
अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और कुछ देखते हैं फैक्ट, और क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। इससे मैं इलाज कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा देते हैं इसे हम। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। फिर अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन और लिख लें। पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी लिख लीजिएगा। सूर्य तक की औसत दूरी। कहीं पर औसत क्यों लगाया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे ध्रुवों पर दूरी कम होती है, और मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव पर जो दूरी अलग है, दक्षिणी ध्रुव पर अलग है, बीच में जो मध्य जो है हमारी धरती की यदि बात करें भूमध्य रेखा से, वहाँ से जो दूरी को मेजर किया जाए तो अलग पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग सभी का औसत निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी लगभग में है 14.98 करोड़ किलोमीटर है, इतनी है, करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और लिखिए सूर्य के, देखिए जो सूर्य के बारे में मैन फैक्ट है वो लिखते रहिएगा। सूर्य के बारे में जितने भी मैन फैक्ट है मैं आपको सब लिखवाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे कहाँ पे, सौरमंडल में। हमें लगता है आज भी सौरमंडल में प्रवेश नहीं हो पाएगा क्या, चलो कोई सौरमंडल में तो है ही, क्योंकि सूर्य के बारे में जानकारी कर रहे हैं, फिर तो सौरमंडल में है ही। परंतु मैं विधिवत रूप से सूर्य के बारे में भी जानकारी दे रहा हूं, फिर आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। अच्छा, सूर्य के बारे में एक फैक्ट और लिख लीजिएगा। जो सूर्य का प्रकाश, जो जहां से प्रकाश में मिलता है, जहां से प्रकाश में मिलता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। जहां से हमें प्रकाश मिलता है उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। तो सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, तो आप लोग लिखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना भैया, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान जो है, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है, प्रकाश मंडल का है। यदि हम बात कर दें इसके केंद्र का तापमान कितना है, तो इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना भैया, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, लिख लीजिएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ गया भैया, केंद्र का है, ठीक है। ये भी लिख लेना, 2 पॉइंट और हो गए। और आपको बताते हैं ये इस अनुसार हम सूर्य की, अच्छा सूर्य की एज कैसे आंकी, एक दिन हमने आपको बताया था जो पृथ्वी सूर्य को एक दिन में जो ऊर्जा देती है, एक दिन में जो ऊर्जा देती है वो लगभग में 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा देती है। और हम लोग जानते हैं ऊर्जा के संवेग संरक्षण के अनुसार, ऊर्जा के संवेग संरक्षण के अनुसार जो है ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा और द्रव्यमान ऐसे हो जाता है आइंस्टीन के नियमानुसार। आइंस्टीन का नियम सीधे कहें उसे, आइंस्टीन ने बताया था ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो सूर्य के द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी लाएगी, वो भी सूर्य के द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी लाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भैया जो इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है इसी ऊर्जा के अनुसार हमें द्रव्यमान निकाला गया। द्रव्यमान निकालना आप लोग जानते होंगे, कक्षा 12 में आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन, और उसी में है द्रव्यमान क्षति।
उसी में आपको मिलेगा द्रव्यमान क्षेत्र नाभिक, उसमें निकाल ली जाती है कैसे द्रव्यमान क्षेत्र निकाली है। और यदि आपको चाहिए ये सब चीज़ें तो विधिवत रूप से हमारे चैनल पे जाएं और कक्षा 12 की फिजिक्स में नाभिकीय विखंडन पूर्ण रूप से पढ़ा हुआ है, उसमें देखें जा करके। प्रत्येक चीज़ मैंने डीपली जो है डिस्कस की है। कक्षा 12 में आप देखिएगा जाकर के नाभिकीय विखंडन, कक्षा 12 की लगभग में बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, उसमें देखिएगा जाकर के। तो जो ऊर्जा है प्रतिदिन मिल रही है, कितनी भैया? प्रतिदिन 4 गुना इसकी पावर इतनी जूल। तो इसके अनुसार देखा गया भाई इतनी ऊर्जा दे रहा है। सूर्य का वजन भी निकाला गया जो लगभग में सूर्य की एज इसके अनुसार आई है। तो सूर्य का जीवन, संभावित जीवन जो है आपको बता दें लगभग में 5 अरब वर्ष है। कितना है भैया? अब तक जो रहेगा, मतलब आगे संचालित रहेगा। सूर्य की संभावित उम्र, ओह रुक जाओ, जो जीवन था 10 बिलियन था भैया, 10 बिलियन वर्ष था। 10 बिलियन वर्ष क्या है आप लोग जानते होंगे? 10 बिलियन क्या होता है? मतलब मिलियन होता है 10 लाख, यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। और भैया 1 बिलियन बराबर होता है, 1 बिलियन बराबर होता है भैया 10 करोड़, जो है वो कह सकते हैं ये, मतलब कुल मिलाकर के यदि 100 मिलियन हो जाएं, 100 मिलियन तो 1 बिलियन बनता है। 1 बिलियन समझ लीजिएगा, 100 मिलियन होकर के 1 बिलियन बनता है। और 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, और 10 लाख को 100 बार करें तो 1 बिलियन, और 1 बिलियन के आगे फिर कर दें 10, यानी 10 बिलियन वर्ष तक अभी सूरज हमारा चलेगा। 10 बिलियन वर्ष तक अभी चलेगा। और अब तक जो उम्र हुई है, यानी इसमें लिख लीजिएगा सूर्य का संभावित जीवन लगभग में संभवता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, संभावित जीवन है, संभावित जीवन। और सूर्य की उम्र की बात करें तो लगभग में अब तक सूर्य जो है अपनी उम्र 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष बिता चुका है। 5 अरब वर्ष सूर्य की संभावित उम्र है। उम्र और आयु में बहुत अंतर होता है। उम्र को हम लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं और आयु को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। उम्र का मतलब होता है जितने हम लोग जो जी चुके हैं ये उम्र है, और आयु का मतलब होता है पूर्ण रूप से जो सामूहिक जितनी हमारी उम्र है, जितनी आयु है, मतलब जीवन से मृत्यु तक, वो कहलाती है आयु। उम्र और आयु में इतना डिफरेंस होता है। उम्र और आयु, उम्र जितनी हम जी चुके हैं, यानी जितनी हम जी चुके हैं, मान लेते हैं यहाँ पर जी चुके हैं जितनी जो भी हम जीते हैं, और यहाँ पर जब हम जीने के बाद भैया ये मतलब एक बार मरने की कगार पे आ जाएंगे, जब वृद्ध हो जाएंगे, ये होता है। ये जब नौजवान थे तब ये स्थिति, ठीक है। मतलब जो है मृत्यु तक की अवधि होती है जितनी हम वर्तमान में देखें, वर्तमान की, ठीक है। और अभी तक जो संभावित उम्र है सूर्य की इतनी है बताई जाती है, 5 अरब वर्ष, ठीक है। और आपको बताएं इसके मैन फैक्ट लिखिएगा, सूर्य से जो किरणें पहुंचती हैं पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती हैं? सूर्य से जो किरणें पहुंचती हैं 8 मिनट 20 सेकंड में औसतन पहुंचती हैं, औसतन, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती हैं। और आपको बता दें और कुछ रह गया है। अच्छा, एक और होता है प्रकाश, हाँ, एक प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ी इकाई होती है दूरी मापने की, जिसे हम कहते हैं फारसेक। क्या कहते हैं भैया? जिसे हम कहते हैं फारसेक, यानी प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। और एक पारसेक होता है 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर। भैया कल से ट्रिवली सप्तता हम लोग प्रवेश कर जाएंगे अपने सौरमंडल, और कल से बिल्कुल जो है घबराने की जरूरत नहीं। आपको बता दें सूर्य से संबंधित लगभग में प्रत्येक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसीलिए मैंने सूर्य के बारे में आपको 2 वीडियो दिए हैं, और उन्हें विधिवत रूप से देखें। यदि आपको पहली वीडियो नहीं मिली है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, तब तक नमस्कार। यदि आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, मैं प्रत्येक दिन कहता हूँ 9118920840 पर व्हाट्सएप करें, 9118920840। थैंक यू।